बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वफाकी बजट 2024-25 की मंजूरी के साथ ही IMF ने एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया है। IMF की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए, जबकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस था उसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का इख्तलाफी नोट सामने आया है, जिसमें कहा गया कि वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल के बाद वोटर्स की अहमियत और हकूक पर सवालात उठ गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको डॉक्टर साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का इख्तलाफी नोट सामने आया, जिसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया है। देखें, ये जो सियासी हिजान और एक अदम इस्तेकाम जिसकी बात हो रही है तवील अरसे से, वो माशी अदम इस्तेकाम के साथ अब अगले चंद दिनों में एक हतमी आप कहते हैं ना मुकम्मल स्पाइक जिसे कहते हैं, उस तरफ ये मामला जाएगा। और एक बड़े मशहूर अमेरिकन ऑथर या उनको पंडित कहें, पॉलिटिकल, जेम्स कार्वेल, उन्होंने ये 1992 में जब बुश सीनियर और बिल क्लिंटन के दरमियान जब इलेक्शंस की डिबेट्स हो रही थी, तो एक जुमला उन्होंने कॉइन किया था, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी स्टूपिड। फिर उसके काउंटर नैरेटिव भी आए कि नहीं, इट्स नॉट ऑल अबाउट इकोनॉमी, मतलब वो आज तक एक जुमला जो है वो चल रहा है। और कल शब से, यानी कल रात 12 बजे के बाद से जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू होंगी टीवी पे, वो होंगी नोटिफिकेशंस की। नोटिफिकेशन से मुराद ये है कि गैस की कीमतें, टिकट्स, इनकम टैक्स में इजाफा, मतलब ये एक आप समझें कि एक हिजान सा जो है वो बपा होगा कि क्या इतनी तेज़ी के साथ, इतनी जो है वो हंगामा आराई में ये क्या मामला हुए, किसकी कीमत बढ़ी, किस पे कितना टैक्स लगा, क्या अवाम को कुछ बताया गया, अवाम को अंधेरे में रखा गया। एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो रही है कि मुझे नहीं पता कि उसमें तनख्वाहदार तबके का क्या बनेगा और कितना किस पे टैक्स लगेगा, कितना कट जाएंगे पैसे, मतलब एक उसको कोई बयान करने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो एक अनार्की सी पैदा हो गई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो आपकी एलीट है वो मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्टेड है। मतलब उनको कोई इशू नहीं है, उनकी 10 नस्लें अगली जो हैं उनका पैसा जमा है उनके पास, और मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट्स हैं मुल्क के अंदर, उसको छोड़ दें। एलीट, मैं एक एलीट का जो इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं किसी एक तबके को उसमें नहीं डालता। अब इशू ये है कि उन्होंने इसमें बात करना मुनासिब ही नहीं समझा, और उसमें ये 200 अरब के नए टैक्सेस, यानी पिछला जो पेश हुआ था शायद वो कुछ और था, जो मंजूर हुआ है वो कुछ और था। वो मंजूर होते होते शायद उसमें मजीद, बजाय इसके कि कुछ यानी डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होती है, तो कुछ उसमें बेहतरी के आसार आते हैं। ये होते होते बढ़ते बढ़ते एक अरूज पे पहुंच गया। और आज जो है वो शहबाज राना साहब की स्टोरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लगी हुई है कि बजट मेक्स इट डिफिकल्ट टू लिव, एक्सपेंसिव टू लीव। कि बजट जो है उसमें जिंदा रहना मुश्किल है और छोड़ के जाना भी मुश्किल है, महंगा है। और उसमें उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये सूरत हाल बताई है कि इजाफी जो 1.7 ट्रिलियन के टैक्सेस लगे हैं, उसमें एलीट क्लास को, या इस मुल्क की जो अशराफिया है, जिसके लिए मैं एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, और उसको मुकम्मल ना सिर्फ मराद दी गई हैं, मज़ीद बढ़ा दिया गया है उनके नाज नखरे अल्ले तलल्ले, बल्कि आप इस तरह समझ लें कि अब इस तरह की सूरत हाल है कि शायद उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है, और शहबाज राना साहब से अगर हमारा रब्ता है तो अगर वो अवेलेबल हैं तो मैं उनसे ही ये पूछूंगा 3-4 बातें कि भाई ये बताएं कि इस बजट की कोई ओनरशिप लेने को तैयार है, इस बजट का फौरी असर क्या होने जा रहा है,
और क्या ऐसा बजट उन्होंने कभी पहले देखा है? और ये क्या इस पर कोई डिबेट हुई है, कोई बात हुई है? तो अगर शहबाज राना साहब मौजूद हैं तो मैं शहबाज राना साहब को सलाम कहते हुए उनको शरीक गुफ्तगू करूँगा। जी शहबाज राना साहब। डॉक्टर साहब, ये 18वां बजट था जो मैंने कवर किया अपने प्रोफेशनल कैरियर का, और फ्रैंकली इस जैसा बजट मैंने देखा नहीं है। ये ऐसा बजट था जिसके अंदर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी की डायरेक्शन नहीं है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो इकदाम किए गए। एक तरफ बेतहाशा बोझ डाला गया टैक्सों का आवाम के ऊपर, दूसरी तरफ मखसूस तबकों को जो है वो टैक्सों में छूट दी गई। एक तरफ टैक्सों में इसलिए इजाफा किया गया कि मुल्क के जो माशी हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते और हमने IMF का प्रोग्राम करना है। तो दूसरी तरफ बजट में तकरीबन 30% इजाफा कर दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिस का बजट है उसमें 62% का इजाफा, जो कौमी असम्बली है उसके बजट में 46% का इजाफा, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसके बजट में 58% का इजाफा। 2013 में जब उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट आई थी तो 5 जून को मुझे यहाँ तक याद पड़ता है इन्होंने ओथ लिया था और साथ ही कोई हफ्ते या 10 दिन के अंदर बजट दे दिया था। तो वो उसके ऊपर उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो फोकस नहीं उस तरीके से कर पाई थी। जो बजट है जिसमें ये गवर्नमेंट जो है वो 4 माह से 3.5 माह से इक़्तिदार में थी, बट अगेन इसको अब कहा जा रहा है, जैसे खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ऑल दो उनकी पूरी सपोर्ट थी इस बजट को, कि जो है ये ब्यूरोक्रेसी का बजट है। तो ये जब ब्यूरोक्रेसी काम करती है जिसमें कोई भी ऐसा काम हो वो उसके अंदर पॉलिटिकल विजडम नज़र ना आ रही हो तो उसकी जो शेप निकलती है वो 2024-25 का बजट की सूरत में निकलती है। जिस किस्म का ये बजट दिया गया है उससे एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि लोगों की जो आमदन है उसमें बेतहाशा कमी होगी इजाफी टैक्सों की वजह से। चाहे वो हमारा छोटा तबका है आमदन के हिसाब से या बड़ा तबका है, हर जगह पे हिट पड़ी है। और उसके साथ ही जहाँ पे आमदन में कमी होगी जो अखराजात हैं उसमें बेतहाशा इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ ऑलमोस्ट हर चीज़ जिसके पीछे कोई लॉबी नहीं थी उसको टैक्स किया गया है, या लॉबी थी तो उसकी सुनी नहीं गई, उसको टैक्स किया गया। तो एक तरफ अखराजात में इजाफा होगा टैक्सेस की वजह से और उसके से जो रिलेटेड महंगाई होगी, और दूसरी तरफ जो आमदन है जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तो तनख्वाह में इजाफा हो गया 20 से 25%। प्राइवेट सेक्टर की जो है उसमें आमदन में इजाफा नहीं हुआ, तो उसकी आमदन में कमी होगी तो लोगों के लिए अब काफ़ी से ज़्यादा मुश्किलात जो हैं उनको सामना करना पड़ेगा। जो मैंने आज की अपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के इंट्रो में लिखा, हर तरह की आमदन सिवाय मखसूस तबके की आमदन के, हर तरह की चीज़ पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है सिवाय उसके जो किसी के पीछे कोई लॉबी हो, और हर तरह का जो एहसासा है सिवाय उस असासे के जो किसी मखसूस तबके का हो उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। अगर आपने सीमेंट खरीदना है, अब जो सीमेंट का इस्तेमाल है वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो घर बनाने के लिए भी हो सकता है, वो कब्रिस्तान में भी सीमेंट इस्तेमाल होता है, वो सड़कें बनाने के लिए भी होता है। फी बोरी सीमेंट की कीमत में 100 रुपये इजाफा सिर्फ इसलिए होगा कि उसके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी उसका रेट 2 गुना कर दिया गया, क्योंकि हुकूमत को 80 अरब रुपया ज़्यादा चाहिए। दूध का डिब्बा है जो अब हर घर की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आप एक साफ और एक आप हाइजेनिक जो दूध पीना चाह रहे हैं तो आप डिब्बे का दूध पीने को प्रेफर करते हैं। ऊपर एक नया टैक्स लगा 18% टैक्स, जो कि आज के रेट के ऊपर 50 रुपए में ट्रांसलेट होता है। अगर आप चिकन का गोश्त खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, तो उसकी मुर्गी की जो खुराक है उसके ऊपर भी टैक्स है, तो जिससे मुर्गी महंगी होगी। ये आपको मैंने चंद चीज़ें बता दी हैं सेल्स टैक्स वाली साइड पे। घर में अगर आप रहते हैं और आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपके घर पे फार्म हाउस के ऊपर 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक, और घर के ऊपर 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स लगा दिया। अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसका इंजन में ऑयल इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल ऑयल, उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, घरों की ट्रांसफर के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिसका कोई तस्वर नहीं है, और सबसे बढ़कर जो आप टैक्स देते हैं उस टैक्स के ऊपर एक जुर्माना लगा दिया गया कि आपकी जरूरत कैसे हुई आपने टैक्स दी। ये दुनिया का एक नया कानून है कि इनकम टैक्स जो आपने दिया है, जो इसका रेट 35 है, और अगर आपकी सालाना आमदन 1 करोड़ रुपया है और माहाना आमदन तकरीबन 8,33,000 रुपया है, तो जो आपने 35% टैक्स दिया उसके ऊपर आपको 10% जुर्माना देना पड़ेगा। ये दुनिया का एक नया बजट बना है टैक्स के ऊपर जुर्माना, जिसे 40% सैलरीड क्लास का टैक्स रेट हो जाता है, 39% जो नॉन सैलरीड क्लास है उसका जो टैक्स रेट है वो तकरीबन 50% हो जाता है। गवर्नमेंट तो वो नहीं कर रही, अपने बजट कौन नहीं कर रही, कोई सामने आके इसको डिफेंड नहीं कर रहा। तो जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी दिस इज द बजट ऑफ द ब्रोकरेट्स बाय द ब्रोकरेट्स एंड फॉर द ब्रोकरेट्स, मैंने उसके अंदर जुमला और ऐड कर दिया था कि दिस इज द बजट ऑफ अ बैंकर बाय अ बैंकर फॉर द बैंकर्स। वो तो शुक्र एटलीस्ट कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक चीज़ का तो नोटिस लिया, बैंकर्स को, बैंक्स को बड़ी खामोशी से 60 अरब रुपए की इनकम टैक्स की छूट एक दी जा रही थी,
वो उसके ऊपर मैंने खबर की 2 दिन पहले, वो प्राइम मिनिस्टर ने कल उसका नोटिस लिया और वो चीज़ कल बजट में पास नहीं हुई। FBR से टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है वो तकरीबन 13,000 अरब रुपए है, और 13,000 अरब रुपए जो FBR के कलेक्शन का हदफ है, उसमें से 9,975 अरब रुपए का जो है वो पैसा सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में जाएगा। पेट्रोलियम लेवी का कोई 1,000 अरब रुपए का है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका हदफ है अदर देन द FBR टैक्सेस, वो भी तकरीबन 4800-4600 अरब रुपए के करीब है। तो आप तकरीबन देख सकते हो कि 18,000, 17,500 से 18,000 अरब रुपए के जो टैक्सेस और नॉन टैक्सेस हैं वो अगले साल हुकूमत इकट्ठे करने का इरादा रखती है। आप बजट का साइज भी इससे ज़्यादा ही है, और ये जो 18,500 अरब रुपया इकट्ठा होगा उसमें से अच्छी खासी रकम जो है आपकी FBR की, ज़्यादा तो सिर्फ FBR से है। 13,000 अरब रुपए का जो 57.5% है वो सूबों को चला जाएगा। तकरीबन आपका 18,900 अरब रुपए का बजट पेश हुआ था पार्लियामेंट में, जिसमें सूद आपका तकरीबन 9,800 अरब रुपए का सिर्फ सूद है, और कोई 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा की पेंशन है, कोई इसके करीब ही कोई 850 अरब रुपए के करीब सिविल हुकूमत चलाने का खर्चा है, फिर दिफा का खर्चा है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाहती है। सुबह और चीज़ होती है, शाम को कोई और चीज़ होती है। आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं कि इस दफ़ा जब बजट बनने की एक्सरसाइज स्टार्ट हुई तो 1,000 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती बजट की बात हुई, फिर उसको बढ़ाकर 1,221 अरब रुपया कर दिया गया। फिर भी कुछ सियासी जमातों के दबाव थे और पैसा और चाहिए था, फिर उसको बढ़ाकर 1,500 अरब रुपया कर दिया गया। फिर जो पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ वो 1,400 अरब रुपए का हुआ। फिर जो पार्लियामेंट ने तरक्याती बजट अप्रूव किया वो 1,150 अरब रुपए का किया। एक सिर्फ तरक्याती बजट के हेड में 5 दफ़ा तब्दीली हुई है, 5 दफ़ा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी जो बजट के मामला थे वो कैसे चल रहे थे। मैं इसको डिफाइन तो नहीं कर सकता, किसी की नालायकी, मैं कोई सब्जेक्टिव बात नहीं करना चाह रहा। मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि जो ये बजट लेके आए हैं, जो पार्लियामेंट से उन्होंने पास करवाया है, और जिसकी बेस के ऊपर ये IMF का प्रोग्राम 3-3.5 साल का जितने का भी ये करना चाह रहे हैं, मुझे तो ये नहीं लगता कि इस बजट के साथ ये IMF का प्रोग्राम बगैर कोई नया मिनी बजट लाए बगैर कर सकेंगे। 1,500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए थे 12 जून को जब बजट पेश हुआ था। कल जो बजट पास हुआ है उसमें टोटल जो टैक्सेस का तखमीना जो FBR का हुकाम ने हमें बताया वो 1,700 अरब रुपए का है। कल इजाफी टैक्सेस आए हैं, जैसे अभी आमदन के ऊपर टैक्स के ऊपर सरचार्ज नया टैक्स है, फिर बिल्डर्स और डेवलपर्स के ऊपर एक 10 से 15% नया टैक्स लगाया गया। फिर जो सीमेंट की बोरी है बजट में उसके ऊपर जो तजवीज़ थी वो 3 रुपए फी किलो की थी, अब उसको 4 रुपए फी किलो उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग गई है। 50 किलो की बोरी होती है तो आप देख लें, अगर पहले उसका जो रेट था 1 रुपया बढ़ाया था, 2 रुपये बढ़ा के। इसी तरीके से इन्होंने जो आपके जो इंटरनेशनल ट्रैवल है उसके इकॉनमी क्लास, बिजनेस क्लास, हर तरह की जो क्लास है उसके ऊपर इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी के रेट्स बढ़ा दिए हैं। सिर्फ उस एक मदमे को उनको 50 से 55 अरब रुपया आ जाएगा। जो बजट पेश होता है इसको फाइनेंस बिल बोलते हैं। जो बजट पास होता है जिस दिन उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आती है फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ठीक है। तो इन्होंने कल और तरह में इंट्रोड्यूस करवा के और नए टैक्सेस लगवाए हैं कल। लेकिन जो बजट आया उसके बाद डॉक्टर साहब एक ही चीज़ है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, वो खामोशी है। मेरा ख्याल मैं और आप भी खामोश हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया शहबान साहब, आपने तो बड़ी अजीब बात बताई, और वो बात ये है कि ये जो बजट पेश हुआ तो वो जरा उसमें टैक्सेस कम थे, और जब इस पे जूं बहस होती रही तो बजाय इसके कि कोई इसमें कोई बेहतरी किसी की बात सुनी जाती, सारी तवज्जो डाल दी गई ऑपरेशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो PTI का सेक्रेटरी जनरल कौन है कौन नहीं है, क्या है क्या, वो तवज्जो तमाम उधर से करारदाद आ गई, वहाँ से उसके नॉन बाइंडिंग, उसके अपने मुज़मरात हैं, आप उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। आप बिल्कुल उसमें आप जो अमेरिका में करारदाद आई है, लेकिन तवज्जो सारी वहाँ चली। अब इस पूरे हंगामे में तकरीरें आगे पीछे ये वो सारा जो तमाम का तमाम जो मलबा है वो अब आवाम के सर पे जा रहा है, क्योंकि उसमें लोगों की तवज्जो सबसे अहम इस बात पे, यानी अहम तरीन नुकता यह है कि जो बजट पेश हुआ वो कुछ और था, जो मंजूर हुआ वो उससे कहीं ज्यादा उसमें टैक्सेस थे, बजाय इसके कि उसमें कोई कटौती होती, कोई नरमी होती, कोई आप मुबाहिसा करवाते, इसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। और वो धड़ल्ले से होता है ना कि बस करवाना कौन है जो पूछे। देखिए ना जो एटीट्यूड यहाँ पे चल रहा है हमारी एलीट में इस वक्त, वो ये है कि भाई कोई क्या मतलब, आप किसी से बात करेंगे, अदालत में जाएंगे तो वहां से पता है आपको पहले क्या होगा, इधर जाएंगे तो इधर ये होगा, इधर जाएंगे तो इधर ये, तो क्या। अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी
एक यानी एक अजीब सा मामला है, ठीक है, कि इसमें ना सिर्फ ये हुआ है कि एलीट को छोड़ दिया गया है बल्कि मजीद मराद दे दी गई हैं। मतलब जो मैं कहता हूं ना कि वो मतलब है कि मैं अक्सर ये मिसाल दोहराता हूं कि भाई फ्रांस में इनकलाब क्यों आ गया था, गुर्बत तो बरतानिया में भी थी, लेकिन फ्रांस में मसला ये हो गया था कि वहां पे वो मलका ने एक जुमला कह दिया था कि रोटी नहीं तो केक खाओ। तो इशू ये है कि जब आप तज़हीक करते हैं ना लोगों की, और इस यानी तज़हीक से मुराद ये है कि आपको ये ईवान सदर, पार्लियामेंटेरियंस, ये असेंबली, ये ईवान, ये जो एलीट क्लास के ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे जिसमें आपकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, तो आप उधर से कुछ कटौती करते। मैं दिफाई बजट की बात नहीं कर रहा, दिफाई बजट कुछ और होता है। ये जो है, या ये कि आप अदालती इस्लाहात में कुछ चीज़ करें, आप कुछ और ये तरक्याती बजट तो हमेशा उसमें तो तय है ना कि जी 40% पहले होता था, तो अब तो दायरा है कि महंगाई बढ़ गई है तो शायद 7% की कट लगे। तो बात यह है कि वहां से उसको छोड़ के, बल्कि मैं आपको बताऊं दिफाई बजट वाली बात जी, मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा जी ये तो एक अजीब सूरत-हाल बन रही है। यूक्रेन जंग ने सिखाया है आपको कि आपकी आर्टिलरी भी जरूरी है। दुनिया उसमें थी कि शायद यार टैंकों वैंकों से हट के आपको साइबर पे जाना है, तो यूक्रेन ने बताया आर्टिलरी भी जरूरी है आपको। उसके बाद और 1000 इश्यूज हैं जो डिफेंस के हवाले से हैं। अब मसला ये, वो इश्यूज जो हैं वो आपने अंदरूनी ऑपरेशन और इधर तो सारा कंज्यूम नहीं करना ना आपने। फिर दूसरा जो इशू ये है कि उसमें आप जो हैं आपने सैलरीड क्लास पे सारा डाल, अच्छा फिर जो टैक्स दे रहा है, मतलब पहले तो ये खबर थी ना कि जी इतने % टैक्स लग गया, अब इतने % जो टैक्स लगा है उसके ऊपर एक सरचार्ज लग गया, क्योंकि आप टैक्स देते हैं तो इसलिए इतना सरचार्ज भी होगा, जिसको शहबाज राना साहब कह रहे हैं कि जुर्माना आयद हो गया आप पे कि आपने क्योंकि टैक्स दिया है। तो एक आपका होगा कि इतना इनकम टैक्स कट गया, और दूसरा शायद उसके ऊपर सरचार्ज होगा। तो ये मैंने शायद पहली दफा देखा है कि एक बजट जो पेश होता है वो उसमें फिर और टैक्सेस का इजाफा होता जाता है, और इस दौरान शोर शराबा हंगामा एक, और वो फिर मंजूर हो जाता है। और अब जब कल रात में मैंने डे आफ्टर किया है, मतलब कल रात के बाद जब ये आना शुरू होंगे ब्रेकिंग, ठीक है ना, पेट्रोल, अच्छा इसमें ये ज़हन में रखें बजट में पेट्रोल गैस नहीं है, पेट्रोल गैस की कीमतें तो अलग है ना, वो तो अलग बढ़ेंगी। ये बजट तो वो है जो आपकी प्रॉपर्टी, आमदनी, जो बाकी बिजली और गैस तो अलग है, वो बिजली गैस पेट्रोल वो अलग है, वो उसके अलग होंगे, सिलसिले ये बजट के अलग होंगे। और ये इतनी पुरस्कारियत के साथ कि जैसे शहबाज राना साहब और बाकी जो शख्सियात हैं वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे तो उनको बड़ी तज़हीक आमेज़ अंदाज में उनको चुप करवा दिया गया, ठीक है। और ये आजकल एक वैसे थोड़ी सी रवायत भी है कि चुप करवा दिया जाता है, तो उन्होंने बात ही नहीं की। वो बात की उन्होंने, तो फिर उसके बाद वो पहला दिन था और बात का दिन था, उसके बाद कोई किसी ने बात ही। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा मामला है जिसको और इसकी ओनरशिप कोई भी नहीं ले रहा, यानी सब ने ये कह दिया कि जी तो IMF का बजट। अब IMF का बजट अगर है तो फिर मुझे बताएं कि इतने बजट में जब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होगी, बिजनेस फ्रेंडली नहीं होगी, तो सरमायाकारी कैसे आएगी, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगी, बाकी मामला। इस बजट में जाना भी ज़रूरी था। ये IMF और जो IMF की नई शरायतें डूमोरो वगैरह वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन ये जल्दी इसको ऐलान तेज़ी के साथ करें, 10 तारीख तक शायद सारे ऐलानात कर दें, एक दिन दूसरा दिन तीसरा दिन। तो जब ये ऐलानात हो रहे होंगे तो मुझे बताएं कि फिर वो मतलब उनकी तरफ से ना नहीं है, लेकिन ये कि ऐलानात तेज़ी के साथ करें आप। तो जब ये सारे ऐलानात भी हो रहे होंगे, अदालतों के फैसले भी आ रहे होंगे, पार्लियामेंट आपकी टोटल एक गालम गलूच का एक जगह बन चुकी है जहाँ पर कोई इरेलीवेंट कोई चीज़ इधर से गाल उधर, मतलब कोई कानून साजी उधर, मतलब है कि आप देख ही रहे हैं सिलसिला। खसूसी नशिस्तें आ जाएंगी तो क्या होगा, वो नहीं होंगी तो क्या होगा। इशू ये है कि इसकी ये पहला बजट है जिसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। असल में इसकी ओनरशिप इस तरह से है कि IMF का बजट है, तो चूंकि अमेरिका की करारदाद आ गई है तो IMF को गालियां दें सब मिलके कि भाई IMF ने देखे ना कितना बुरा किया पाकिस्तान का। मतलब इसकी कहानी कुछ अजीब बन गई है कि IMF का बजट है, यानी ये किसी हुकूमत का बजट ही नहीं है, ये किसी सियासी जमात का बजट ही नहीं है, कोई सियासी जमात का मंशूर ही नहीं है। इकोनॉमी, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, ये बहुत बड़े इश्यूज होते हैं, इसके ऊपर कोई विजन नहीं है। कोई मतलब लॉन्ग 6 महीने बाद क्या होगा, साल बाद आप सूद इतना दे देंगे तो कर्जे उधर से बढ़ जाएंगे, तो उधर से फिर आप सूद लेंगे, कर्जा लेंगे, फिर सूद वापस करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये आने वाले चंद दिन जो हैं ये एक
नया हिजान और अवाम के दरमियान कम से कम एक इस पूरे सिस्टम से नफ़रत जो पहले ही है बहुत ज़्यादा, वो मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि बात सुनने वाला कोई नहीं। वो शहबाज राना साहब ने बात की ना कि जिनकी लॉबीज़ थी उन्होंने अपना काम करवा लिया, जिनकी लॉबीज़ नहीं थी, अब मुझे बताएं एक दुकानदार की क्या लॉबी होगी, या एक आदमी जो तनख्वाहदार है जॉब करता है उसकी क्या लॉबी होगी। तो उनके ऊपर सारा मलबा डाल दिया। तो ये अब अगले चंद दिनों में बड़े मामलात मेरे ख्याल से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, दो तीन और बातें, ये अवाम की बात ही हो रही है, तो अवाम जो है वो कई जगहों पे अपना फैसला कर रहे हैं इस वक्त, और वो जो फैसला है वो हो रहा है उनका वोट के जरिए। सबसे पहले तो हमारे पड़ोस में ईरान में इलेक्शन टाई हो गया, यानी वहाँ पर ये हुआ है कि जो कोई भी उम्मीदवार जो है वो 50% से ज़्यादा वोट नहीं ले सका, और अब इलेक्शंस का दूसरा राउंड होगा। अच्छा, अब दूसरा जो राउंड होगा तो उसमें अब हुआ ये है कि वहाँ पर जो गालिब ऑफ मोहम्मद बाग़र गालिब ऑफ जो कि स्पीकर, जो कि सबसे ज़्यादा जिनके बारे में हो रहा था कि वो इलेक्शंस में आगे होंगे, वो तीसरे नंबर पे आए हैं। और पहले नंबर पे मसूद पजीश क्या जो हैं, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा यानी 10.41 मिलियन वोट उनके हैं। अच्छा, अब और दूसरे नंबर पे सईद जलाली हैं। तो अब ये है सईद जलीली, तो अब ये इन दो के दरमियान मुकाबला होगा, ठीक है, यानी सईद जलीली के दरमियान और मसूद पशखान के दरमियान ये होगा 5 जुलाई को, 5 जुलाई। अच्छा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो, अच्छा अब ये दो अलग आप समझ लें कि इनका जो विजन है वो अलग है। एक रिजत पसंद है, ठीक है, रिजत पसंद से मुराद ये कि कंजर्वेटिव जिसको कह लें आप, या जो रवायत है पसंद कहा जाए, तो वो सही जलीली हैं। लेकिन उनका और मोहम्मद बग़ैर कलीबाफ का और बाकी शख्सियात का चूँकि आपस में तनाज़ात हो गए, तो उसका फ़ायदा जो है वो वाहिद जो जिद्दत पसंद या रिफॉर्मिस्ट जिनको कहा जाता है उनको हुआ, और वो आगे निकल गए सबसे ज़्यादा वोट लेके, वो मसूद पशखान जो कि रिफॉर्मिस्ट हैं। अब सवाल ये है कि तो अब इनको जो अगला वोटर जो है उस 5 को, तो जितने लोग इलेक्शन से बाहर हुए हैं, जो शूरा निगबान, जितने साबिक जैसे होता है ना महमूद अहमदी निजाद, ये बात, वो सारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये रिफॉर्मिस्ट हैं और ये वाहिद हैं जो इस कंजर्वेटिव कैंप में नहीं है। और जो कंजर्वेटिव कैंप हो है अब सारा, वो सारा जो है वो अब सपोर्ट कर, यानी अब एक मुकाबला एक है, और ये नजरियाती है। पहले तो ये था ना कि 3 इसमें जो थे, या बाकी जो 6 में से 5 एक तरफ एक नुक्ता नज़र रखते थे, ये रिफॉर्मिस्ट थे अकलौते। अब रिफॉर्मिस्ट बमुकाबला, यानी जो बाकी 3 उम्मीदवार हैं इसमें से 4 में से, उन्होंने सईद जलीली की हमायत कर दी है। सईद जलीली भी बड़े पावरफुल, बड़े ज़बरदस्त शख्सियत, दोनों शख्सियात बड़ी ज़बरदस्त हैं। अब इनके दरमियान जो है ये 1-on-1 मुकाबला होने जा रहा है, और ये होने जा रहा है 5 जुलाई को। और बड़ा कम ऐसा हुआ है, 79 के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है इनकलाब के बाद कि ये इस तरह से दूसरे मरहले तक जाए, और टर्न आउट भी कम हुआ। उनकी सरकारी जो खबर एजेंसी है उसके मुताबिक 40% लोगों ने सिर्फ हिस्सा लिया। तो अब यह है कि मोबिलाइज कितना कर पाते हैं लोगों को, कितने लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन ईरान में बहरहाल जो कहते हैं ना, एक प्रॉपर अब एक 1-on-1 मुकाबला होने जा रहा है। चाहिए 1-on-1 में उधर जो है वो आज एक दूसरा जो है वो इलेक्शन शुरू हो गया, और ये जो इलेक्शन है ये भी 7 जुलाई तक अपने एक मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। और वो जो इलेक्शन है वो होना शुरू हुआ है फ्रांस में, और उसका भी पेचीदा इलेक्शन है, तो उसका भी जो 2 राउंड हैं उसके भी, तो अल्टीमेटली आपके सामने जो असेंबली आएगी, पार्लियामेंट फ्रांस की आएगी, वो आएगी 7 जुलाई तक। यानी यानी अगला हफ्ता आप समझ लें कि दुनिया में अवाम क्या करते हैं। और वहाँ पर जो है वो राइट विंग की जो मैरीन ले पेन है, वो उनकी जो नेशनल रैली है वो सबसे आगे है, ठीक है। ये वो राइट विंग जो पूरा EU के अंदर जिन्होंने झाड़ू फेर दिया था, और मैक्रोन ने स्नैप इलेक्शंस कॉल किए थे। लेकिन वो खुद जो हैं वो बड़ी मकबूल खातून है, वो खुद नहीं बनेंगी गालिबन सदर, और वो जॉर्डन बारदीला जो हैं उनको वो सदर नॉमिनेट करेंगी, जो 28 साल के हैं। ये 28 साल के इनको वजीर आजम नॉमिनेट करेंगी, क्योंकि ये खुद जो हैं इन्होंने मैक्रोन के अगेंस्ट सदारती इलेक्शन लड़ना है।
अच्छा, अब ये तो एक राइट विंग। अच्छा, मैक्रोन जो है उन्होंने एक गैम्बल किया है कि उन्होंने कि मतलब ये रिजल्ट आ गए ईयू के अंदर, तो उन्होंने स्नैप इलेक्शंस कॉल कर दिए कि शायद इस वक्त उनके वोट ज़्यादा हो, आने वाले दिनों में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। लेकिन ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि इन्हीं की पार्टी जीतेगी। लेकिन इनकी पार्टी जीतने से क्या होगा? एक तो ये कि राइट विंग की पार्टी है तो इमिग्रेशन और बाकी सारे कानून वगैरह, लेकिन दूसरा जो इशू है वो ये है कि ये यूक्रेन जंग के खिलाफ हैं और इन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर हम पार्लियामेंट में आ गए तो देखें, सदर तो अपनी जगह रहेंगे ना, मैक्रोन तो कहीं नहीं जा रहे, उनका ईवान सदर तो है, तो ये वजीर आजम दूसरे आ गए पार्लियामेंट में। इनकी पार्लियामेंट में अगर ये मेजॉरिटी आ गई तो इनका कहना ये है कि हम वो कानून पास करेंगे जहां पर सदर का तो इख्तियार ही नहीं है कि वो फौज के कमांडर इन चीज, वो तो एलामती होता है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में हम तब्दीली करके, और मैक्रोन से जो डिफेंस की पावर है कमांडर जी वो छीन लेंगे और ये फैसला जो है ये पार्लियामेंट करेगी, यानी वजीर आजम करेंगे। और वजीर आजम जो है वो उनका जो एक स्लोगन है वो ये है कि यूक्रेन की जंग के अंदर जो है हमें ज़्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए, ना लॉन्ग रेंज मिसाइल जाने चाहिए वहाँ पे। अब ये बाइडन का उधर लड़खड़ाना, यानी वो भी तो बाइडन की भी तो जो डिबेट हुई है उसमें वो गड़बड़ हो गई है ना उनका और मैक्रोन का, तो ये इस वक्त यूरोप पूरा हिला हुआ है कि भाई एक मिनट, वहाँ ट्रंप आ गया और इधर मैक्रोन गए तो क्या होगा, क्या बनेगा आगे। और 2 मिनट अगर हो तो मैं आपको प्रेसिडेंट बाइडेन की बताऊं एक मामला। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल जो है ये तो जो उनकी तकरीर हुई उसके बाद में उन्होंने एक गैदरिंग वैदरिंग से खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं ऐसा है कि ये सारी अफवाहें वगैरह साइड पे फेंको, मैं तो इलेक्शंस में हिस्सा लूंगा और ट्रंप को मैं हराऊंगा हर सूरत में नवंबर के अंदर। लेकिन वहाँ डेमोक्रेट्स के अंदर अभी बहस शुरू हो गई है कि अब किस तरह से राजी किया जाए बाइडन को कि वो इलेक्शन ना लड़ें। अच्छा, बाइडन ने कह दिया मैं तो लड़ूंगा इलेक्शन। उनकी जो अहलियां हैं जिल बाइडन, डॉक्टर जिल बाइडन, उन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त, तुम छा गए हो तुम, अच्छा पूरी वो कांप रही दुनिया के भाई ये तो मतलब एक डिज़ास्टर हुआ है। और अब क्या करें डेमोक्रेट्स, इस मरहले पे वो हटा भी नहीं सकते, या तो ये सदर खुद हटने का ऐलान करें, तो सदर को जाके बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो वहाँ पर सिचुएशन जो, एक तो गेविन न्यूज़ॉम का नाम चल ही रहा है, कल हमने बताया था कि वो उनका नाम चल रहा है और वो वहाँ पे एक्टिव भी हैं और कैलिफोर्निया के वो शायद गवर्नर वगैरह, और ये सारा चल रहा है मामला। लेकिन ये है कि 2 खवातीन का नाम भी चलना शुरू हो गया कि शायद वो 2 खवातीन जो हैं वो प्रेसिडेंट बाइडन को अपने शौहरों के थ्रू ये कन्विंस कर सकें कि आप इलेक्शन ना लड़ें। 2 खवातीन। अब वो जो खवातीन है वो कौन है? वो दोनों कह रही हैं कि नहीं हम तो नहीं है, लेकिन नाम चलना शुरू हो गया उनको डेमोक्रेट्स के अंदर। उनमें से एक है मिशेल ओबामा, यानी सदर बराक हुसैन ओबामा की अहलिया। इंतहाई इज्जत से उनको देखा जाता है और वो खातून अव्वल रही हैं 2 दफ़ा प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में। कोई तनाज़ा नहीं खड़ा हुआ, हार्वर्ड से लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हैं, कभी कोई उनके बारे में तनाज़ा नहीं खड़ा हुआ। अब ये है कि जी अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, उन्होंने तरदीद भी की, सब कुछ किया, उनका नाम लेकिन पहले भी चल रहा था, उन्होंने कहा मैं नहीं हिस्सा लूंगी, मैं कैंडिडेट नहीं बनूंगी, तो एक एडवांटेज ये होगा कि वो पहली सियाफाम खातून सदर बन सकती हैं कैमला हैरिस की जगह, जो कि खुद भी सोच रही हैं कि किसी तरह बाइडेन को मैं इधर उधर करूं तो मैं भी, मतलब एक लॉबी उनकी भी चल रही है ना, लेकिन वो तो बिल्कुल ही डिजास्टर है क्योंकि वो तो बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस रही नहीं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो वो भी चूंकि सियाफाम है, तो ये कि पहली सियाफाम खातून और इस तरह का मामला, तो वो तो फिर मिशेल ओबामा आ सकती हैं। और अच्छा, दूसरी खातून कौन है? अच्छा, ये 60 साल की इनकी एज है, 60-61 साल इनकी एज है मिशेल ओबामा की। लेकिन दूसरी जो खातून है वो है 76 साल की, 76, और वो है हिलरी क्लिंटन। वो बिल क्लिंटन की एहलिया और 2 दफ़ा यानी 2 टेन्यूर्स में 90 की दिहाई में खातून अव्वल रहीं और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में सेक्रेटरी खारजा रहीं। ठीक है जी। और वो जो हैं वो उनका भी कोई सच सवाए बिन गाजी पे जो लिबिया में अटैक हुआ था, जिसकी ईमेल्स भी आ गई थी बाद में, और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। अदरवाइज उनका कोई ख़ास स्कैंडल नहीं है, बल्कि जब उनके शौहर नामदार का स्कैंडल लोगों को याद आता है, मोनिका लिंस्की वाला,
तो इनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो ऊपर चली जाती हैं। यानी लोग उदास धारे मार मार के रोते हैं कि इसके साथ कितनी ज्यादती हुई थी, इसका शौहर ऐसा था। तो ये कहीं से वो मोनिका लेविन्स्की झांकती हैं, वो अपनी तरफ से कुछ करने, तो ये इनका अच्छा ये कह रही है कि मैं भी नहीं, मैं तो बाइडेन को करूंगी, बाइडेन को करूंगी। लेकिन अब मसला ये है कि अच्छा बाइडेन कह रहे हैं कि नहीं मैं हूंगा, मैं तो खुद हूंगा। अच्छा ट्रंप खुश हैं, यूरोप लाराजर है कि इधर मैक्रों ये, और 4 तारीख को बरतानिया में इलेक्शन होने जा रहा है और वहां पर जनाब ऋषि सुनाक, एक आम वहां पर जो इस वक्त जायजा है वो यही है कि केयर स्टारमर जो हैं वो वहां पर लेबर पार्टी आ रही है 14 साल के बाद, और ये यानी एक मुतवसत घराने के, यानी ऐसा बच्चा जो पहला अपने खानदान में था जो कॉलेज तक गया, लंदन के पास इनका ताल्लुक, वकील, जबरदस्त शख्सियत, और इंपॉर्टेंट बात ये कि ब्रेग्जिट के खिलाफ है। यानी एक तो हाउसिंग स्कीम और ये बाकी जो डोमेस्टिक इश्यूज तो हैं, ये कहते हैं कि बरतानिया को मैं वापस यूरोपीय यूनियन में लेकर आऊंगा। ये बड़ा मकबूल, ये बहुत पॉपुलर डिसीजन है बरतानिया में कि हमने ब्रेग्जिट से अलग होकर बड़ी गलती की, हम तो आइसोलेट होकर रह गए, हम तो ना यू में हैं, ना इधर हैं, ना उधर हैं। तो ये ब्रेग्जिट के भी खिलाफ है और कह रहे हैं मैं वापस यू में लाऊंगा। हाउसिंग के ऊपर इनकी बड़ी बड़ी क्लैरिटी है, इनकी जो वहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं, बाकी सारे मामले, तो ये जो है ऋषि सुनाक को भड़काने जा रहे हैं। उधर वो वहाँ पे फ्रांस में चेंज आ रहा है, इधर ये ईरान में तब्दीली आ रही है, उधर अमेरिका में तलाश जारी है, ठीक है ना, एप्लीकेंट्स मुख्तलिफ जो है ना कि कौन बनेगा सदर, कौन आएगा ट्रंप के सामने। और जी वक्फा आपने उसके बाद बात नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आपस में इख्तलाफात की और ग्रुप्स की जो हकलात मंजर आम पर आ रही हैं। देखिए मैं तो इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करता तवील अरसे से, कई सालों से, कि उसकी वजह यह है कि ये देखिए ना मुस्लिम लीग नून में तलखियाँ पैदा हुई शायद खान अब्बासी साहब की, बाकी मैं उस पर मैं बात नहीं करता, या पैट्रियट बनी या कोई ऐसे, मतलब है कि ये इशू जो है ये कोई इस वक्त पाकिस्तान का ऐसा, मतलब अब देखें ना सारी शख्सियात जो हैं, बहुत सारे लोग सारा दिन फ़ोन कर रहे होते हैं और ये बड़े अफसोस की बात है। मतलब ये हर पार्टी के लिए ही अफसोस की बात होती है। ये कोई तहरीक इंसाफ तो पहली दफ़ा शायद गुजरी इस फेज से, लेकिन यह है कि ये यकीनन वो तमाम पार्टियां जिनके अंदर ग्रुप्स बने हैं, लेकिन ये जो ग्रुप बन रहे हैं ना, ये तो शख्सियात आपस में कोई ज़ातियात पे उतर गई हैं। ये मैं किसी को ना अच्छा कह रहा हूँ ना बुरा, ना कोई साइड ले रहा हूँ। ये तो यानी इस तरह से है ना कि वो सारा दिन जो है वो मुख्तलिफ ख़बरें आती रहती हैं, हम उन्हें चलाते भी नहीं हैं। मुख्तलिफ ये होता है कि उस चैनल पे उस प्रोग्राम में बैठे हैं, फिर अपने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं सारे, फिर उधर बात कर रहे हैं, फिर उधर कर रहे हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है कि ये इस वक्त जो है वो वहाँ पर, अच्छा देखें उसकी वजह जो है ना, एक तो है कि नज़रियाती तौर पर सारे खान साहब को पसंद करते हैं, खान साहब इज़ द लास्ट, इसमें फ़ाइनल वर्ड है। लेकिन मामला ये कि जो बाहर के इश्यूज हैं, अब उसमें एक वो पॉलिटिकल मामला, अब पॉलिटिकल अगर आप खाली लेके चलते हैं और उसमें लॉयर्स नहीं होते तो फिर उसके बाद वो मतलब ये होता है कि भाई ये कैसे घूम रहे हैं, और खान साहब मतलब वो क्या तहरीक चलेगी इस वक्त, कोई वो क्या करेंगे वो लोगों को जो नहीं। अच्छा इस वक्त जो है ना वो फिर ये कि वो अगर वकला पीछे हटते हैं, वकला ने भी जंग लड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी है, जो पॉलिटिशियंस खड़े रहे उन्होंने भी लड़ी है, मतलब सारे ही लोग हैं, तो मैं तो किसी की बात नहीं कर, लेकिन ये कि वो पर्सनैलिटी बेस्ड और ग्रुप्स बन गए अनफॉर्चुनेटली, और एक से ज़्यादा बन गए। इसमें वो मतलब है कि खान साहब का, मतलब खान साहब को लाने के लिए तहरीक चलाओ, तुम चलाओ ना, हम खुद मतलब खुद कैसे चलाएंगे, मतलब वो इस तरह से मामला जो है ना। और उसमें बेसिकली मैं बताऊं, उसमें एक जो चीज़ अफसोसनाक है वो ये कि मुझ से बाहर जाएंगे तो बड़ी दावतें होंगी, ये होगा, ये भी मैंने सुना कि बड़ी कोई होता है, बड़ा वेलकम होगा, ये होगा वो होगा सारा। तो ये खान साहब ही इसमें अल्टीमेट फैसला उनको करना पड़ेगा और जल्द करना पड़ेगा कि वो इसको बिल्कुल एक यानी इसको तय करें कि भाई कौन है कौन नहीं था। हमारा भी इससे मतलब है कि आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा हो गया ये अचानक, और पर्सनैलिटीज़ आपस में ना, मतलब ये इसमें वो मतलब ये यूं था, ये ऐसे था, ये मतलब वो पुराने शायद खान साहब उस वक्त हुकूमत में थे, ये उससे पहले के जो झगड़े फसाद हैं वो इस वक्त सामने निकल के आ गए। तो मेरे ख्याल से खान साहब को खुद ही ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है कि जिस पे ज़्यादा हम बात करें, कोई आत्मी चीज़ होगी, कोई बड़ी खबर होगी, लेकिन ये हो रहा है।
और वो ज़ाती बुनियादों पे हो रहा है, यानी पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि वो देखिए माजी में ऐसा होता था ना, इसको खान साहब ने किसी वजारत से इधर हटा दिया, पंजाब से इधर बोला, वो सब निकल के फिर जो है ना, अच्छा फिर मतलब मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, तो वो सब आपस में इस वक्त जो है ना मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए इनको, लेकिन अल्टीमेटली खान साहब मेरा ख्याल है वही फैसला करेंगे, करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने फैसले किए ना बहुत सारे, या जरदारी साहब ने, मैं उस दिन भी बात की थी कि उनके तो नाहिद खान और सारे, अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी में इशू नहीं है 12, तो इनको ये इशू जो है ये ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो है ये जो मैं बता रहा था ना बात आपको कि ये अब एक तमाम दुनिया में इस वक्त फैसले हो रहे हैं बड़े, ये जो इलेक्शंस हैं, लेकिन ईरान के इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल बनेगी। अच्छा, वहाँ पर 40-45 आदमी शहादतें हुई हैं, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि फिर दोबारा जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बातचीत हो रही है, जो इसराइल की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है कि माइनस नेतन्याहू क्या प्लान है, और उसमें उनकी बातचीत चल रही है। तैयार सब हैं जंग के लिए कि जंग हो गई तो लेबनान की और इसकी, लेकिन खामोशी के साथ कि जो है वो एक साइड ट्रैक पे बात चल रही है। और उसमें जो आर्टिकल 8 है जो मुआहदे का, आर्टिकल 8 उसके ऊपर इजिप्ट, जो इतलात हैं वो ये कि इजिप्ट और कतर और बाकी अरब ममालिक जो हैं वो आर्टिकल 8 की लैंग्वेज में कुछ तब्दीली ला रहे हैं कि वो मतलब है कि हमास का कहना ये था कि मुकम्मल तौर पे यहाँ से फ़ौजी इनखला हो जाए, उनका कहना ये था कि नहीं, जब तक इनको डीमिलिटराइजेशन की जाएगी हम यहाँ से नहीं। तो वो अल्फाज ऊपर नीचे मुसव्वे देखें जो बाइडन इंतजामियों को पहले इसराइल ने पेश किया था, फिर वो जिसके ऊपर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा था कि हमास का रिस्पांस नहीं आ रहा, वो पब्लिक में उन्होंने बात की थी, फिर उसको रिजेक्शन के, लेकिन वो पस मंज़र में चल रहा है, जिसकी वजह से जंग जो है ये लेबनान तक, और सबको इस बात का इल्म है अच्छी तरह कि हिजबुल्लाह ने भी बिल्कुल तैयारी पकड़ी हुई है, यानी साइप्रस, हैफा, मतलब क्लैरिटी के साथ बिल्कुल कहाँ तक हुतीस इधर उधर सारा जो है ना एक पूरा यहाँ पे अलाव भड़क सकता है, ये सबको इस बात का एहसास है। तो एक पस मंज़र में एक बड़ी संजीदा कोशिश है कि इसको ख़त्म किया जाए, इन मामलात को आगे बढ़ने से रोका जाए। अब उसमें ईरान का इलेक्शन है दरमियान में, बरतानिया का इलेक्शन आ गया, फ्रांस का इलेक्शन आ गया, वह बाइडन जो है वो अचानक जो है वो ये डिस्कशन शुरू हो गया कि इनकी जगह किसी और को लाया जाए। यानी आज आप ये देखें कि उनका जो फेवरेट अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, अगर 9th स्लाइड दिखाएँ तो न्यूयॉर्क टाइम्स या अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है, मुल्क की खिदमत का बेहतरीन तरीका क्या है। 9th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, मुल्क की खिदमत का बेहतरीन तरीका ये है न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कि प्रेसिडेंट बाइडन मुकाबले से अलग हो जाए। अब ये देखिए ना, ये भरे हुए हैं अखबार, अगर आप वहाँ के अखबार देखें तो ये वहाँ के न्यूज़पेपर्स जो हैं वो, फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि जो बाइडन ने कहा कि मैं तो लड़ूंगा, ठीक है ना, टू प्रेशर, मतलब है कि प्रेशर माउंट हो रहा है 8th स्लाइड। अब सवाल ये है कि वो इसके ऊपर कहाँ तक, यानी एक अमेरिका का इलेक्शन भी अब अजीब सा हो गया है ना, मतलब ये जो बहस चल पड़ी है कि किसी और कैंडिडेट को लाओ ट्रंप के मुकाबले में, तो ट्रंप को तो किसी ने रोका ही नहीं। अच्छा, कोई फोर्स भी नहीं कर सकता प्रेसिडेंट बाइडन को कि आप हटें, मतलब प्रेसिडेंट बाइडन एक मतलब खुद ही कह सकते हैं ना, उससे फिर देखिए ऑफिशियली तो सेकंड जो फाइनल इनका होना है कन्वेंशन शिकागो में, उससे पहले डेमोक्रेटिक जो फाइनल कन्वेंशन, उससे पहले कोई फैसला कर सकते हैं, लेकिन वो खुद ही करेंगे, तो कोई जाके उनसे कह नहीं सकता। तो अब ये है कि कौन उनको मना सकता है। अब ये गौर हो रहा है कि अगर 2 साबिक सदूर किसी एक खातून पर भी कह दें जाके, उस फर्ज करें ओबामा जाएं और साथ उनके बिल क्लिंटन हो और कहेंगे जी ऐसा है कि आप हिलरी, या ये है कि मिशेल, तो क्या प्रेसिडेंट बाइडन ने इनकार करेंगे। तो अब ये गौर हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये कि अब नाम चूंकि चलना शुरू हो गए हैं और ये तो वो मुख्तलिफ लॉबीज इकट्ठी हो रही हैं, सारा हो रहा है, और वो एक अनसर्टेनिटी जो है वही, पहले तो ये था ना कि बाइडन और ट्रंप, अब वो ये है कि क्या ट्रंप के मुकाबले में बाइडन या कोई और, अब मतलब इसमें ये जो है एक नया फैक्टर आ गया है। और साथ ही ईरान, बरतानिया, यूरोप की पूरी पॉलिटिक्स, पूरी डायनेमिक्स चेंज होंगी मैक्रों के बाद, अगर ये पार्टी आती है जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट है यूरोप के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है कि एक आने वाली चंद रोज़ जो हैं, और पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि बजट के आफ्टर इफेक्ट्स क्या आते हैं, वो आने वाले चंद दिनों में वो भी हमने देखना है।
जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।